Hello students, this is me Prashant Tripathi, your mentor for teaching and learning process. This video is in collaboration with Infinite Sports Academy. You will find the link on I button on the top of the screen. So today we are going to discuss about the first chapter of chemistry of class 9th ICSE board. So इस चैप्टर में अगर हम देखें तो चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भाषा, कैसे केमिस्ट्री में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री हमें बताती क्या है। केमिस्ट्री हमें बताती है एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में जिसे हम बोलते हैं मैटर। ये मैटर किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, क्या सिग्निफिकेंस है मैटर की, और अलग अलग सिचुएशंस में ये मैटर कैसे डील करता है या कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैटर एग्जैक्टली बना किससे होता है या मैटर की कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज आई। बट इन सारी थ्योरीज का निचोड़ या हम बोले कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आया कि मैटर जो है एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है किसके बीच में? ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है एलिमेंट्स के बीच में। अच्छा, यहां से समझ में आता है कि सर एलिमेंट्स के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप तो है, बट ये एलिमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर आप इस एलिमेंट को देखते हैं तो दिस एलिमेंट इज द फ्री फॉर्म ऑफ मैटर, और इस मैटर के फ्री फॉर्म को हम दोबारा डिविजिबल नहीं कर सकते और छोटे में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम देखें तो एलिमेंट के हर एक यूनिट में, मतलब कि अगर एलिमेंट की हम छोटी से भी छोटी यूनिट लेते हैं तो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी इस एलिमेंट की। दिस एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक में। सो मोनो एटॉमिक में एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा, सेम एज इट इज डायएटॉमिक में 2 एटम होंगे, ट्राइएटॉमिक में 3 एटम होंगे। अगर आप देखते हैं कि अगर हम एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो आपने देखा होगा H2 लिखे हुए, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम पाए जा रहे हैं एक साथ, इसलिए इसे हम बोलेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखते हैं तो मॉलिक्यूल, इससे हमें यह समझ में आता है कि मॉलिक्यूल जो है ये ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेमिंग ऑफ दिस एलिमेंट। अगर हम देखें तो सबसे पहले नेमिंग के लिए पहले साइंटिस्ट आए थे डाल्टन इन 1807 और बर्जीलियस इन 1814। डाल्टन साहब ने क्या कहा? डाल्टन साहब ने इसका फिगरेटिव सिंबलाइजेशन दिया। फिगरेटिव सिंबलाइजेशन मतलब कि इन्होंने कुछ सिंबल्स दे दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सिंबल्स जो थे ये रिप्रेजेंटेशन थे डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये अनसक्सेसफुल क्यों हुआ? बिकॉज एट दैट टाइम उतने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे, बाद में और भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो ये फिगरेटिव सिंबलाइजेशन सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता था। दूसरे साइंटिस्ट है बर्जीलियस इन 1814। सो स्टूडेंट्स 1814 में इन्होंने आकर के कुछ ऐसा किया जिससे आगे चल करके IUPAC का फॉर्मेशन हुआ या IUPAC की बेसिस पड़ी। IUPAC की बेसिस कैसे पड़ी? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो बर्जीलियस ने 1814 में क्या कहा कि अगर आप कोई भी एलिमेंट को नेम करते हैं तो आप उस एलिमेंट का स्टार्टिंग वर्ड लीजिए, स्टार्टिंग वर्ड को एज अ सिंबल ले लीजिए। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर पहला वर्ड एडॉप्ट हो चुका है कहीं भी तो आप यहाँ पर आगे के ही 2 वर्ड्स ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 वर्ड्स ले सकते हैं। सो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की। सो वैलेंसी क्या होता है? अच्छा, जैसा कि आपने 8th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर हम देखें तो
हाइड्रोजन की बात करें या हीलियम की बात करें, लिथियम, बेरिलियम की बात करें, तो जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शेल पाई जाएगी जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम देखें तो हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 और 1। तो जो बाहर की शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बच्चों? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो ये इसको अच्छा चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये क्या करेगा? ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। एक केमिकल रिएक्शन में अपने आप को स्टेबल करने के लिए या कंबाइन करने के लिए दूसरे एलिमेंट से, या हम कहें दूसरे कंपाउंड से, एक एलिमेंट अपने अंदर से या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है। अगर लूज करेगा या गेन करेगा तो एग्जैक्टली कर क्या रहा है? वो कंबाइन करना चाहता है, और जब कंबाइन करना चाहता है तो वही हमने बोल दिया कि वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वही उसकी वैलेंसी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में वैलेंसी का केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर टेंडेंसी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जब लूज करेंगे तो कुछ दे रहे हैं मतलब कि इनके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ये नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तब इसमें आएगा नेगेटिव साइन। सो मेटल्स की वैलेंसी पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल्स की वैलेंसी नेगेटिव होती है। अच्छा, इन एलिमेंट्स में भी, इन मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी हम देखते हैं तो कभी कभी वैलेंसी जो है ये एक ऐसे अगर हम देखें तो सोडियम में +1 होती है, मैग्नीशियम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर +2 होती है, अगर एल्यूमिनियम में देखें हम तो +3 होती है। सो ये +1, +2, +3 क्या है? ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं उतने प्लस साइन आ जाएंगे यहाँ पे। तो इनके अकॉर्डिंग ही इसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट, इसको हम बोलेंगे डाईवैलेंट, और इसको हम बोलेंगे ट्राईवैलेंट आयन। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब होता है? जिसकी वैलेंसी एक जैसी ना रहे, या हम बोले कि चेंज होती रहे। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है। वेरिएबल वैलेंसी समझ लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि बाहरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं 1, 2, 3 या 4, मोस्टली 3 तक, हम बोलते हैं 5, 6, 7 या 8, तो 8 पे जा करके तो ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। बट 1, 2, 3 में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, 5, 6, 7 में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स अपनी पेनाल्टी शेल कहने का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाली शेल, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। सो जब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर वैलेंसी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाती है, और जब ये वैलेंसी अलग अलग होती है तब इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपने देखा होगा क्यूब, जब कॉपर के ऊपर +1 वैलेंसी होती है तब इसे हम बोलते हैं क्यूप्रस, और जब कॉपर के ऊपर +2 वैलेंसी होती है तब इसे हम बोलते हैं क्यूप्रिक। सो क्यूप्रस और क्यूप्रिक ये एग्जाम्पल है वेरिएबल वैलेंसी का। इसी के जैसे आप देख सकते हैं मरकरी, जिसको हम Hg के नाम से जानते हैं, Hg+1 भी पाया जाता है, Hg+2 भी पाया जाता है। +1 जब होगा तब इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरस, और जब +2 होगा तब इसे हम बोलेंगे मर्क्यूरिक।
सो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स क्या होते हैं? अगर आप देखें तो कोई भी कंपाउंड, सर जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड दो चीजों से मिलकर के बना होगा, दो चीजों से मिलकर बना होगा। तो यहां पर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स दो तरह से पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और एक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव। जो पॉजिटिव पाया जाता है या पॉजिटिव पार्ट पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव रेडिकल, और जो नेगेटिव पार्ट पाया जाएगा इसे हम बोलेंगे नेगेटिव रेडिकल। अच्छा, रेडिकल एग्जैक्टली होता क्या है? अगर हम एक रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन जैसे हमने देखा KOH, that is potassium hydroxide, when it combined with HCl, तो यहाँ पर ये पोटेशियम कंबाइन कर जाएगा Cl के साथ में और यहाँ बना लेगा KCl, that is पोटेशियम क्लोराइड। और जो OH है ये कंबाइन कर जाएगा H के साथ में और यहाँ पर बना लेगा वाटर। सो यहाँ पर पोटेशियम पार्ट, दैट इज पोटेशियम पार्ट, ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है, दैट इज बेस पार्ट से। सो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये Cl पार्ट है ये कहाँ से आया है? ये एसिडिक पार्ट से आया है। सो ये हो गया एसिडिक रेडिकल। सो रेडिकल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। जो पॉजिटिव रेडिकल होगा इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव रेडिकल होगा इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं एनायन। सो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें। अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड में यहाँ पे क्रॉस पर ध्यान दीजिएगा। हम करते क्या है कि हम बेसिक रेडिकल एक साइड में रखते हैं और एसिडिक रेडिकल दूसरे साइड में रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो बेसिक रेडिकल क्या हो जाएगा आपका Na+, और एसिडिक रेडिकल क्या हो जाएगा आपका Cl-। अब इसकी एक वैलेंसी और इसकी एक वैलेंसी ये इधर चली जाएगी और ये वैलेंसी जो है ये इधर चली जाएगी। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन करके आएगा? Na की एक वैलेंसी Cl के नीचे, मतलब कि यहाँ पर Cl और यहाँ पर 1, सेम एज इट इज Cl की एक वैलेंसी Na के नीचे, मतलब कि Na पर भी 1। सो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? NaCl। इसी के जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले, अगर हमने ले लिया KOH, या हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं MgCl। अगर आप Cl की वैलेंसी देखें तो Cl की वैलेंसी क्या होती है? -1, बट Mg की वैलेंसी क्या होती है? +2। जब ये +2 कंबाइन करेगा -1 के साथ में तो कैसे कंबाइन करेगा? इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है +2, इसकी वैलेंसी क्या है? -1। ये -1 उठ करके आएगा Mg के नीचे और +2 उठ कर कहाँ जाएगा? इसके नीचे। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? Cl के नीचे +2 वाली वैलेंसी, दैट इज +2, और Mg के नीचे +-1 वाली वैलेंसी, या हम बोले 1 वैलेंसी। सो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर? MgCl2। इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं AlO3। AlO3 कैसे बना है? अगर आप इसकी वैलेंसी देखें तो हमने बेसिक रेडिकल इधर रख दिया, मतलब कि Al हमने इधर रख दिया, इसकी वैलेंसी क्या होती है? +3, और OH हमने इधर रख दिया, इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1। सो फिर से वही चीज। अच्छा चलिए इसको एक और तरह से आपको बताते हैं। इसकी वैलेंसी क्या है? +3, इसकी वैलेंसी क्या है? -1। तो +3 इसको तोड़ देते हैं, 1 2 3, -1 -1 ये -1 कंबाइन करेगा इस ये ये +1 कंबाइन करेगा -1 के साथ में, तो एक OH तो स्टेबलाइज हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो 2 OH यहाँ पर अभी बचे हुए हैं,
तो ये स्टेबलाइज कैसे होंगे? इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें इस OH के 2 मॉलिक्यूल और लाने पड़ेंगे, और जब OH के 2 मॉलिक्यूल और ले आएंगे तो -1 और -1 और बढ़ गया। सिंपल सी बात, हमने लिख दिया यहाँ पर Al और OH के 3 मॉलिक्यूल OH3। ये भी एक तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। अगर आप देखें तो सेम एज इट इज, हमने यहाँ पर इसका प्लस पहुंचा दिया इसके नीचे और इसका -1 पहुंचा दिया इसके नीचे। सो Al1OH। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ द कंपोनेंट्स या नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कैसे हम उन्हें नेम करते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हम एग्जांपल लें तो हमने एग्जांपल में लिया सोडियम प्लस क्लोराइड। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर क्लोरीन है, ये दोनों एक मेटल है एक नॉन मेटल है। दैट इज सोडियम इट्स अ मेटल एंड क्लोरीन इट्स अ नॉन मेटल। सो जब ऐसा आता है तो मेटल को पहले लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बोला, इसको हमने लिख दिया सोडियम एंड क्लोरीन। इसमें क्लो तो लिखेंगे हम, क्लो तो लिखेंगे, बट इसके बाद इसमें एक सफिक्स लगा देंगे जिसे हम बोलेंगे आइड। सो इट्स अ क्लोराइड, इट्स अ क्लोराइड। इसका एग्जांपल क्या हो गया? NaCl। इसके बाद हम देखते हैं जब दो नॉन मेटल साथ में होते हैं, तो फिर से हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर फास्फोरस लेते हैं और इसके साथ क्लोरीन लेते हैं, तो फास्फोरस और क्लोरीन मिल करके कई तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें कि हम PCl3 भी देखते हैं, PCl5 भी देखते हैं। तो इन्हीं दोनों चीजों को ले लेते हैं हम। इसमें क्या करते हैं कि जब दो नॉन मेटल होते हैं तो यहाँ पर हम सफिक्स लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्राई, या हम बोलते हैं टेट्रा, या हम बोलते हैं पेंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राइक्लोराइड, सॉरी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं तो जब दो एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन पाया जाएगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट से समझिए कि ऑक्सीजन कितने पाए जा रहे हैं। फिर से हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं NaClO, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन पाया जा रहा है, 2 से कम ऑक्सीजन है। और जब 2 से कम ऑक्सीजन होंगे तो यहाँ पर सफिक्स जो यूज होगा वो यूज होगा हाइपो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड। सेम एज इट इज अगर हम बोलते हैं कि NaClO2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, जब 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तब यहाँ पर सफिक्स यूज होगा आइट। ये क्या आया नाम हो जाएगा इसका? सोडियम क्लोराइड। इसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम NaClO3। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तब सफिक्स यूज होगा 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर NaClO4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर यूज होगा पर। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम परक्लोरेट। सो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हाइपो, फिर आइट, फिर 8, फिर पर। सेम एज इट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट। सो स्टूडेंट्स, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं। सो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर HCl का। HCl के एग्जांपल में यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट तो है, तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज होगा ये यूज होगा हाइड्रो, और इसी के साथ साथ जो सफिक्स यूज होगा वो यूज होगा इक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो बात हो गई जब बाइनरी एसिड की बात करेंगे। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं HF। इसको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। सेम एज इट इज हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल से ही बात करेंगे। हमने कहा एग्जांपल में H2SO4,
H2SO4 में पॉली एटॉमिक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। यहां पर नेमिंग कैसे होगी? यहां पर नेमिंग होगी बच्चों इस बीच वाले मॉलिक्यूल की हेल्प से। जो बीच में मॉलिक्यूल पाया जाएगा, जैसे यहां पर सल्फर पाया जा रहा है, तो इस सल्फर के नेम के आगे सफिक्स यूज होगा जिसे हम बोलते हैं इक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये यहां पर हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि जब यहां पर नॉर्मल से ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा? तब ये सफिक्स एक ना हो करके यहां पर अस हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर हम बोलते हैं यहां पे H2SO3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये सल्फ्यूरस एसिड। तो बच्चों, जब ट्रिवियल नेम्स की बात करते हैं हम, तो ट्रिवियल नेम्स में कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें इसका। अगर हम बोलते हैं NH3 क्या है बच्चों? यहाँ पर हम बोलेंगे इसको नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। बट जो पिछली बार हमने रूल बताया था अभी कि दो जब बेस एक साथ होंगे तो हम क्या करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। सो ये अमोनिया नेम जो है ये ट्रिवियल नेम हो गया। सेम एज इट इज अगर हम देखें वाटर की बात करते हैं तो H2O होता है। क्या बोलेंगे इसे हम? डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। बट डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड ना बोल करके हम इसे वाटर बोल देते हैं। सो ये क्या है? ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो किसी भी रूल को फॉलो करके नहीं दिए जाते हैं। So this is all about the first lecture. I hope you like the session. If you like the session, do share, subscribe and like. Thank you so much.